हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर, आज कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से अपन बिल्डिंग मटेरियल। उस दिन बिल्डिंग मटेरियल्स के कुछ पार्ट रह गए थे जो अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुछ इधर के कारण बीच में वीडियो रुक गई थी। सो आईजीपी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ये अपना है एपिसोड 3। इससे पहले 2 एपिसोड ऑलरेडी जो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने उन्हें नहीं देखे तो मैं उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करेंगे आज का अपना एपिसोड 3, जिसके अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, ओके। और मैं स्टार्ट करूं लेक्चर्स को उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। हमारा 30 नवंबर तक एंड ऑफ द मंथ का ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आप कंप्लीट कोर्स आईजीपी प्लस टारगेट बैच, आईजीपी प्लस टारगेट बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर 3499 पर। ठीक है, इस प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ओनली फॉर 30 स्टूडेंट्स के लिए थी। मैक्सिमम सीटें फिल हो चुकी है, कुछ सीटें बची हुई हैं और डेट आपके पास केवल 30 नवंबर तक है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों पर आप सिंपली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या क्या चीजें हम देने वाले हैं, वो डेली वीडियो में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम तो इंपॉर्टेंट है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें दूंगा मैं। ठीक है, सो क्या क्या चीजें अपन देने वाले हैं आईजीपी के अंदर, टारगेट बैच के अंदर। इससे पहले कई सारी वीडियोज बनी हुई हैं, उन्हें जाकर के देख सकते हैं आप चैनल के अंदर। ठीक है माय डियर, तो आज करेंगे अपन यार कंटिन्यू बिल्डिंग मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसा कि बताया आपके इंटरव्यू के लिए ये जो बिल्डिंग वाला टॉपिक है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जनरली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एफएक्यूएस बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जो इंटरव्यूअर के माइंड में घूमते ही रहते हैं, है ना। चलो बताओ ब्रिक की साइज क्या है, चलो बताओ ब्रिक का टेस्ट कौन सा करेंगे। सो ऐसे करके जो सामने पे दिखता है ना, और ये चूंकि यहीं से अपना पूरा स्ट्रक्चर बनना है, चाहे कुछ भी बनाओ ये मटेरियल तो यूज होंगे ना। वही सीमेंट, वही गिट्टी, वही कंक्रीट, वही सारी चीजें अपने को यूज करनी है। सो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्वालिटीज और इनकी क्वांटिटीज के बारे में हमें सब कुछ पता होना आवश्यक है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी आईजीपी प्रोग्राम के अंदर जो अपना पहला है लेक्चर बिल्डिंग मटेरियल का, उसके अंदर ब्रिक। इसके अंदर 5 से 6 लेक्चर आएंगे अपने। एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर में कवर करूंगा, जैसे इसमें मैं बिल्डिंग मटेरियल कवर कर रहा हूँ, दूसरे के अंदर सीमेंट, फिर कंक्रीट, सैंड, ऐसे करके, या इसको अपन एग्रीगेट वाले चैप्टर में ऐसे करके अपन सारी चीजें एक एक करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे 5 से 7 लेक्चर आपके बिल्डिंग मटेरियल के आएंगे। ऐसे करके अपन सारे सब्जेक्ट का कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाइज। ओके, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसको थोड़ा सा कम टाइम देंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि आप चीजें सीख जाओ और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि इस आईजीपी प्रोग्राम के अंदर ऐसे लोग, ऐसे एस्पिरेंट्स भी ज्वाइन है जो कि साइड में जॉब करते हैं, सो उनके बेसिक्स थोड़े डाउट हो सकते हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलूंगा। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स मतलब जानते हो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ब्रिक्स याद रखिएगा। ब्रिक्स की 2 चीजें जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो है आपकी स्टैंडर्ड साइज एंड इट्स नॉमिनल साइज। तो स्टैंडर्ड साइज आपको याद रखनी है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ठीक है, 190 इंटू 90 इंटू 90 mm के अंदर ये इसकी स्टैंडर्ड साइज है। दूसरी बात करूं मैं इसके नॉमिनल साइज की, ये दोनों बहुत पूछी जाती है यार, हर बार ये स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो स्टैंडर्ड साइज याद रखना है। इसको अगर आप ये mm के अंदर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 का भाग दे दें। ठीक है, तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। वहीं मैं अगर बात करूं नॉमिनल ब्रिक साइज की, ठीक है, वही मैं अगर बात करता हूँ नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक की, तो क्या है 230 mm के अंदर 115 और 75। अगर इसको आप सेंटीमीटर के अंदर करेंगे तो 10 का भाग देंगे तो 23 बन गया, 11.5 हो गया, और ये 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब एक तीसरी डायमेंशन पूछी जाती है जो इंच के अंदर होती है। इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था। ओके, सो इंच के अंदर कैसी होती है? इंच के अंदर पूछी जाती है तो आप सिंपली एक याद रखिएगा 1 इंच इक्वल टू 2.52 सेंटीमीटर होता है 1 इंच इज इक्वल टू। ठीक है, और कुछ और डायमेंशन अगर आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इन अगर ये जो सेंटीमीटर में वैल्यू, इनको अगर आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो क्या करिएगा, सिंपल इस भाई सेंटीमीटर को इंच में चाहिए ना, तो 2.52 को इधर ले आइएगा, इधर तो क्या हो जाएगा 1/2.52 इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमीटर में अगर इनको इंच में चाहिए तो क्या करेंगे 2.52 से भाग दे दीजिए। तो 23 को 11.5 को इनको सबको 2.5 से भाग दे दीजिएगा, तो ब्रिक की नॉमिनल साइज मिल जाएगी आपको इंच के अंदर। ओके, तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, चलाइएगा कैलकुलेटर और इसकी इंच में वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मेहनत तो आपको ही करनी है कि नहीं, अपन तो गाइड करेंगे बाबू आप लोग को। ठीक है, सो थोड़ा सा काम है, कैलकुलेटर चलाइए और बताइए समथिंग ये 9 इंच इंटू 4.5 इंटू 3 पॉइंट समथिंग 8 के करीब कुछ वैल्यू आएगी। ओके, बट थोड़ा सा आप लोग इसको वेरीफाई करिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये जो आपको ब्रिक की दिख रही है, आपका एक प्रकार का ब्रिक है, ठीक है, ये आपका ब्रिक है। ये जो इसका सामने का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, ये जो इसका लंबा वाला पार्ट होता है, ये आपको 90 सेंटीमीटर, जिसका क्रॉस सेक्शन अगर दिखाऊं तो ये आपका 90 सेंटीमीटर है एंड ये आपका 9 सेंटीमीटर है। तो 99 का पोर्शन इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सामने वाले पोर्शन को स्ट्रेचर। और ये जो इसका पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला क्रॉस सेक्शन इसका, ठीक है, जिसके अंदर इसकी विड्थ एंड डेप्थ है, ये वाले पोर्शन को, ये 9x9 का है, इसको बोलते हैं अपन हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। इस वाले पोर्शन को हेडर, इस वाले पोर्शन को क्या, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम स्ट्रेचर, ठीक है। और थोड़ी सी मैं और बात बता देता हूँ इसमें आपको, ये कलर चेंज हो जाए तब तो ओके। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने ब्रिक के अंदर देखा होगा ऐसे एक बीच में खाली सा पदार्थ छोड़ देते हैं यहाँ पास। अब ये कई भी साइज का हो सकता है, इसमें जैसे थोड़ा सा ये वक्राकार टाइप में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा डेप्थ लिए हुए है, कुछ इस कदर है ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो इस तरीके से बना हुआ है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आप यहाँ पे गहराई पे छोड़ देते हैं, इसका रीजन पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर, कई बार पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। मेढक वाला नहीं है, ये दूसरा वाला फ्रॉग है, ठीक है। तो ये है आपका फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है, ये इसका दो चीजें पूछते हैं। पहली चीज तो इसकी साइज पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है इसकी जो साइज होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, डेप्थ 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, कभी 1.5 भी हो गई तो इसको 1 से 2 बोल देते हैं अपन। तो ये तो हो गई इसकी फ्रॉग की साइज। और दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि ये बनाते क्यों हैं, किस लिए बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बनाने का जो मेन रीजन है, ये क्या करता है, ये मसाले को देखिए, ये क्या है, जैसे ये ब्रिक है ना, अभी इसके ऊपर अगर आप दूसरा ब्रिक रखोगे, ठीक है, तो अब मसाला अगर रखोगे ना, अब इसके ऊपर मोटार बिछाते हैं, भैया आपको मान लेते हैं ब्रिक है, इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे मोटार रखोगे, फिर दूसरा ब्रिक रखोगे, तो ये मोटार दोनों के बीच में अगर दोनों प्लेन सरफेस होंगे तो पकड़ नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? पकड़ नहीं बनेगी। तो ये क्या करता है ना, ये मोटार, इसमें अगर जल मोटार चला गया, मान लो थोड़ा सा गड्ढा है, इसके अंदर मोटार चला गया तो बराबर फिल हो जाएगा। कलर चेंज करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर ऐसे 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 एकदम इसके अंदर मसाला भर जाएगा। मसाला भर गया ना, और थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर भी उठा रहेगा इस कदर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कोई ब्रिक रखोगे तो मसाले की पकड़ कैसे बन चुकी है, एकदम चाबी टाइप का, खांचा में सेट हो गया ना मसाला, इसके खांचे में एकदम क्या हो गया, सेट हो गया। तो अब क्या है, इसकी पकड़ बन चुकी है किसके साथ, मसाले के साथ। तो यहाँ पास एक की जॉइंट का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, टू होल्ड मोटार, मोटार को होल्ड करता है, टू होल्ड द मोटार। पहली चीज तो मोटार क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है मोटार को, जिससे ज्वाइंट बहुत मजबूत बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको की ज्वाइंट का काम करता है। ये जो है आपकी दीवार में की ज्वाइंट का काम करता है। किसका काम करता है? की ज्वाइंट का। तो ये मेन काम है इसका, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है ना, वो कंपनी वाले नाम लिखने के पीछे बात है, हाँ नाम लिख देते हैं, जगह तो लिख देते हैं नाम, बट मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है टू होल्ड द मोटार, मोटार को पकड़ के रखने के लिए। दूसरी चीज की ज्वाइंट बनाता है, जिससे जो आपकी दीवार की चिनाई होती है, जिसको मैसेनरी बोलते हैं। देखो ये आपके ईंटें, आपने ईंटें बहुत सारी लाइन पे रख दी, इस बीच बीच में मोटार बना दी, और ऐसे आपने इसके ऊपर फिर ईंटें रख दी, ऐसे जॉइंट को ब्रेक कर करके। तो यहाँ पास क्या हो गया आपका, ये एक पूरी दीवार की आपने क्या करी, ईंटें बिछा दी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चिनाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिनाई, या इंग्लिश में बोलते हैं मैसेनरी। ओके, तो ये जो की जॉइंट है ना आपका मोटार, ये इस मैसेनरी वर्क को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। इट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो आपने बीच में मोटार भर दिया ना बाबू, ये जो आपने बीच में मोटार भर दिया ना, ये बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है दोनों ब्रिक के बीच में, दोनों ब्रिक के बीच में की जॉइंट का काम करता है। तो ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, कि ये पूछता है भाई साहब बताओ फ्रॉग क्यों बनाया जाता है। तो और दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि, और दूसरा रीजन मतलब ये भी है कि जगह खाली इसमें लिख देते हैं कंपनी का नेम, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर नेम, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नेम लिखा रहता है ना, जब ये इसके बीच में एबीसी कुछ कुछ भी लिख देता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर नेम, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नेम। तो दूसरा क्या है यहाँ पे, किसका यूज क्या कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर नेम लिखने की कर लेते हैं। तो ब्रिक से आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो ब्रिक से बनते हैं। ये वाला बॉन्ड, ये वाला साइज हेडर है, ये वाला आपका स्ट्रेचर है। अभी मान लो ऐसे भी दो तरीके से ब्रिक की चिनाई कर सकते हो आप। एक लाइक ब्रिक आप ऐसे रख लो, मान लो ये लंबाई है तो लंबाई के अकॉर्डिंग ऐसे आप सामने से मान लो खड़े होकर देख रहे हो तो आपको लंबाई दिख रही है, फिर इसके बगल में फिर एक लंबा ब्रिक रख दिए, फिर इसके बगल में फिर एक लंबा ब्रिक। तो ऐसे करके लंबे लंबे ब्रिक अगर अपन रखते जाते हैं तो ठीक, हमको क्या दिख रहा है, इसका लंबा वाला मतलब स्ट्रेचर दिख रहा है ना। तो इस तरह की जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस प्रकार की बॉन्डिंग को बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो अगर आपको सामने से स्ट्रेचर दिख रहा है तो बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, स्ट्रेचर बॉन्ड। इन केस अब इसमें ये चीज समझिएगा, कहीं पास भी हेडर वेडर ना जुड़ा हो, सिर्फ स्ट्रेचर स्ट्रेचर हो, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ईंटें लगे हो, ऐसा नहीं कहीं पास आपका ऐसे भी जुड़ गया हो, ऐसा नहीं जोड़ना। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको सामने से मान लेते हैं ऐसा दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा ये चीज दिख रही हो, हेडर हेडर दिख रहे हो, ये हेडर वाला पोर्शन, तो इसको बोलेंगे हेडर बॉन्ड। बट मैं यहाँ पे भी नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे यार, कंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना है, ठीक है।
अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा भी सब्र करो, इतना काफी यहाँ पे समझना। अभी अपन इंग्लिश प्राइमरी सारे बाउंड्री की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन पे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये 190 है, ये आपका 90 है और ये आपका 90 है, तो इसको स्टैंडर्ड साइज की भी बोलते हैं। इसका ये वाला पार्ट स्ट्रेचर है, ये वाला पार्ट हेडर है, इसको फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग की साइज ये होती है और इसका ये बनाने का रीजन होता है। क्लियर होगी ना बात, कोई डाउट नहीं बचा ना आपका। चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर है चीजें, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, बेसिक ही पूछे जाएंगे यार वहां, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। तो अब ब्रिक बनाना है तो उससे पहले ब्रिक की बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझनी होगी ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस। देखिए आपको जब भी ब्रिक बनाना होती है, मान लेता हूँ आपका अर्थ सरफेस है, लाइक ये है आपका अर्थ सरफेस, और यहाँ पास आपको मिट्टी चाहिए। भाई ब्रिक मिट्टी से बनाओगे ना, और भी कई तरीके से बनती है, बट अपन नॉर्मल समझते हैं जो मिट्टी से बनती है, ठीक है। तो मिट्टी से बनाना था हमको, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी, क्या करनी, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो करते हैं अपन क्या, अनसॉइलिंग। क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। क्या करते हैं, अनसॉइलिंग, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है आपकी, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इसकी जो ऊपर से, ठीक है, अर्थ मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी ये जो सतह है ये हवा से जुड़ी हुई है इन्वायरमेंट से। तो इससे 10 से 15 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कितना होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर। यहाँ से मिट्टी निकालिए और फेंक दीजिए, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, इसको अर्थवर्क करके, इसका एक्सकावेशन करके फेंक दीजिए, डग आउट कर दीजिए इसको, ठीक है, डग आउट कर दीजिए, फेंक दीजिए इसको निकाल करके। क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल है ना, ये ऊपर क्या है, इन्वायरमेंट के संपर्क में है, तो इसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियां आ गई। क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम एज ए इंडियन जिम्मेदार नागरिक हैं। हम घर में जब भी कुरकुरे का पन्नी खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, सॉरी कुरकुरे का पन्नी नहीं, कुरकुरे खाते हैं, और पन्नी को क्या कर देते हैं, पन्नी को फेंक देते हैं। तो ये पन्नी क्या होता है, धीरे धीरे यहीं पास आकर के सॉइल में से जमा हो जाते हैं, ठीक है। या कि कुछ भी अपन घर में यूज करते हैं तो ऐसे ही करके फेंक देते इधर उधर, प्लास्टिक वगैरह तो ऐसे फेंक देते हैं, घर के छोटे छोटे खिलौने ऐसे फेंक देते हैं। तो ये जो 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर में ये जनरली खिलौने आके जम जाते हैं, ठीक है। बरसात और साथ हुई यहीं पास ऐसे फंसे रहते हैं। तो अब बनाओगे तो आपकी ब्रिक के बीच में आ जाएंगे और ब्रिक की स्ट्रेंथ को कमजोर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 10 से 15 सेंटीमीटर डग आउट करके फेंक देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनसॉइलिंग करना। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, अब आपने अनसॉइलिंग कर लिया, अब यहाँ की मिट्टी सही है, ये जो नीचे बची मिट्टी सही है आपकी, ये वाली सॉइल जो है ये आपकी सही है, इसको निकालते हैं। तो दूसरा प्रोसेस कहलाता है हमारा डिगिंग। एक्सकवेट करते हैं ना, डिग करते हैं, ओके। तो इसको बोलते हैं अपन डिगिंग। क्या करते हैं, डिगिंग। दूसरा प्रोसेस समझ में आ गया। तीसरा क्या करते हैं, अब इसको निकाला तो क्या तुरंत ही ब्रिक बना दोगे, नहीं, चूंकि हवा के संपर्क में नहीं था तो इसको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के संपर्क में खोल दो, हवा के संपर्क में छोड़ दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। तो कुछ टाइम के लिए इसको हवा के संपर्क में छोड़ दो, इस प्रोसेस को बोल देते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग हो चुकी है, अब इसमें क्या करना है, फाइनली अब इसमें करना है अपने को, ठीक है। सॉरी ये वेदरिंग से पहले एक प्रोसेस और है, ठीक है, वेदरिंग से पहले एक प्रोसेस और है, ठीक है। ये वेदरिंग से पहले जैसे आपने निकाला ना, निकालने के बाद क्या करना, डिग करके बाहर निकाल लिया। अब कुछ कुछ जो मान लीजिए कुछ चारा वारा हो गया, या कि कुछ भी भूसा वूसा, या कि कुछ ऐसे एक आध प्लास्टिक सीसी बोतल कुछ ऐसे होता है ना, मिट्टी के अंदर नीचे भी चले जाते हैं। तो इसमें जो चीजें उसको क्लीन करना है, ठीक है, इसको निकाल के फेंकना है, पहले साफ करना है उसको। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लीनिंग। क्या बोलते हैं, क्लीनिंग। तो डिगिंग के बाद करना है हमको क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद आएगा आपका वेदरिंग। अब आपने साफ कर दिया, उसको छोड़ दो, खुले हवा में छोड़ दो, वेदर हो जाए, वो वेदर्ड हो जाए, हवा के संपर्क में आ जाए। इसके बाद वेदरिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। बोले यार गजब करते हो भैया, इंग्रेडिएंट्स हमको कैसे पता चलेगा, हमने तो पढ़ा नहीं। तो सब्र कर लो, अगला पॉइंट इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए पहले इसको पढ़ाया, ठीक है। तो वेदरिंग के बाद अगला पॉइंट इंग्रेडिएंट्स है, तो हमको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। तो वो प्रोसेस कहलाती है अपनी ब्लेंडिंग। क्या कहलाती है, ब्लेंडिंग। ये प्रोसेस पूछा जाता है कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया जाता है, किन प्रोसेस के अंदर, इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद अगला प्रोसेस है आपका, अब ब्लेंडिंग हो चुका सारा, आपने वेदरिंग किया, वेदरिंग के बाद कुछ अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो ब्रिक बनाने के लिए कम पड़ रहे थे, मतलब ब्रिक के लिए जो चाहिए वो नहीं थे, तो आपने बाहर से लाके ऐड कर दिया। लाइक उसमें सिलिका कम था, बाहर से एक तगाड़ी रेता लाइन मिला दिया, सिलिका बढ़ गया, ठीक है। कुछ चीजें कम थी जो आपने ला करके उसमें ऐड कर दी, ठीक है, सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये कहलाती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद फाइनली क्या करना है, उसमें पानी मिलाना है, उसको ऐड करना है, उसको मिलाना है, मिक्स करना है। तो ये प्रोसेस कहलाती है अपनी टेम्परिंग। क्या कहलाती है, टेम्परिंग। ये बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है यार, क्वेश्चन से, बट इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होगा ये। तो ये कहलाती है टेम्परिंग। ये 6 के 6 प्रोसेस आपको याद रखनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स की। क्या क्या, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ओके, भूलेगा नहीं, नहीं भूलना है, ठीक है। अब बात आती है, आपने बात करी थी इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स होते कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। देखिए बड़ी ट्रिक बताऊं,
सलीम याद रखना है। क्या याद रखना है? सलीम। ठीक है, हाँ वही अनारकली वाला सलीम, उसको याद रखना है। अब कुछ जो लोग हैं ना वो अनारकली को याद रखेंगे बट उनको नहीं रखना है, सलीम को याद रखना है। ठीक है, गलत जगह है, तुम्हारी सोच गलत जगह जा रही है, सलीम को याद रखना है। ठीक है, सलीम मतलब एस से सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड एंड एम फॉर मैग्नीशिया। ये 5 चीजें होती है ब्रिक के अंदर, ये 5 इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये मुख्य तो है लेकिन इनका परसेंटेज कितना है, ये कितना कितना पाए जाएंगे। सलीम सलीम से याद हो जाएगा, एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आई एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड एंड एम से मैग्नीशिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के अंदर, सिलिका का कितना परसेंटेज है साहब? सिलिका का ये पाया जाता है 50 to 60%। ठीक है, टोटल सॉइल के जो है, टोटल सॉइल है ना आपने जो ली, 50 से 60% भाग सिलिका का होता है। एल्यूमिना 20 to 30%, लाइम 5 से 10%, आयरन ऑक्साइड लेस देन 7%, एल्किलीज होती है आपकी लेस देन 10% एंड मैग्नीशिया लेस देन 1%। तो इनको भी याद रखना है। कभी कभी इतना तो डेप्थ में नहीं जाएंगे यार, देखो इंटरव्यू रखना सीधा सा मूड है। अगर आप रूम पे इंटर किए और उनको आपकी पर्सनालिटी आ गई पसंद की, भाई साहब ये ना बंदा बनने लायक है सब इंजीनियर, ठीक है, तो अगर वो आपको बनाना चाहेंगे ना तो वो पूछेंगे कि बताओ आपके मामा का क्या नाम है। क्या पूछेंगे? बताओ आपके मामा का क्या नाम है। ये अगर सिंपल उनको बनाना है तो पूछेंगे। ठीक है, उनको पसंद आ चुके हो, अब आप पर्सनालिटी आपको ठीक लग गई, अब आप वो चाहते हैं कि यार आप बन जाओ, थोड़ी बहुत नॉलेज चेक करेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी, बट अगर वो चाहते हैं थोड़ी इजी क्वेश्चन पूछेंगे, इन द सेंस बताओ आपके मामा क्या नाम है। अब आप इंटर किए, अब उनको ऐसा लग गया भाई साहब ये तो नहीं है, इसको मतलब इधर उधर बड़ा थोड़ी, मतलब उनकी पर्सनालिटी में आप जमे ही नहीं, जैसा उनको चाहिए वैसे नहीं है। फिर क्या पूछेंगे? बताओ हमारे मामा का क्या नाम है। ठीक है, हमारे मामा का क्या नाम है, अब बताओ। अब आप उसके मामा का नाम, उनके मामा का नाम जान सकते हो? नहीं, तो इसका मतलब हमारे मामा का नाम इन द सेंस है कि टफ क्वेश्चन, ऐसा टफ पूछ देंगे जो आपको पता ही नहीं। तो अगर उनको देना है, उनको सेलेक्ट करना है आपको, उनको आप पसंद आ जाओ, पर्सनालिटी वगैरह आपकी मस्त है, उन मतलब समझ रहे हो ना, पर्सनालिटी इन द सेंस आपके मतलब सब कुछ बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बेस्ट लगा उनको, तो वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। नहीं आए तो भैया वही पूछेंगे बताओ हमारे मामा का नाम क्या पसंद है। तो सब चीजें कुछ उन पर भी डिपेंड करती है, वो चीज भी हम सिखाएंगे कैसे मेंटेन करनी है। पर फिलहाल अगर वो डीप भी जाते हैं तो इनसे डीप तो नहीं जाएंगे। सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30 होता है, लाइम 5 से 10, आयरन ऑक्साइड लेस देन 7%, एल्किलीज 10% एंड मैग्नीशिया 1%। ओके, तो ये होती है हमारे इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब आपके मन पे एक सवाल उठेगा, सर इतना तो पढ़ा दिया यार, लगे हाथ ये भी बता दो कि इनका काम धाम क्या है कि नहीं। अब इतना पढ़ ही लिए तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ, है ना। छोड़ो आईजीपी वीजीपी तो ठीक है, बनेगा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात आईजीपी है अपना, बट कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, पढ़ ही रहे हैं तो। सिलिका 50 से 60%, काम क्या है इसका? मेंटेन शेप एंड साइज, प्रिवेंट श्रिंकेज। दो याद रखें ना, पहला तो मेंटेन शेप एंड साइज और दूसरा प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज से बचाता है। शेप साइज मेंटेन करके श्रिंकेज से बचाता है। कैसे? देखिए कैसे, मान लीजिए आपने क्या बनाया, जस्ट अभी ब्रिक को आपने टेम्परिंग करी, पानी में डाल के उसको गूंथा है, अब उसको एक शेप में रख दिया, पानी डाल के उसको एक शेप में डाल दिया, ब्रिक के शेप में। अब वो अगर उसमें से पानी, भाई अब जब धूप में रखोगे उसको, आप सन ड्राइड करोगे या लाइक आप फायर ड्राइड कर रहे हो, गर्म हवाओं की तरह सुखा रहे हो, तो क्या होगा उसके, उससे पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा। अब मान लीजिए पानी इवोपरेट हो गया तो क्या होगा, उसमें श्रिंकेज आना चाहिए, श्रिंकेज आना चाहिए था, एकदम सिकुड़ जाता। तो कौन रोकता है प्रिवेंट श्रिंकेज से? ये सिलिका रोक रहा है। ये सिलिका की मात्रा कम होगी तो बहुत सिकुड़ जाएगा, ठीक है, दरारें और आड़े पड़ जाएंगी। ओके, सो इसलिए सिलिका इंपॉर्टेंट है, सिलिका इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एल्यूमिना की, 20 से 30% क्या करता है, प्लास्टिसिटी देता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी वह गुण है जिसके कारण आप उसे उस शेप में ढाल पाते हो। प्लास्टिसिटी मतलब ऐसा समझ लो, प्लास्टिसिटी पढ़ी होगी साइड मैकेनिक के अंदर, ठीक है। प्लास्टिसिटी वह गुण होती है मटेरियल की जिससे उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाता है विदाउट फेलियर, बस ऐसे समझ लो, ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर। अब लार्ज डिफॉर्मेशन क्या है, देखिए यार, ये मान लो आप मिट्टी का गोला ले रहे हो, अब मिट्टी के गोले को आप ब्रिक के शेप में ऐसे बना रहे हो, तो ये ब्रिक के शेप में बनाते बनाते मान लो अगर इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती तो कहीं यहाँ फट जाता, कहीं इधर फट जाता, कहीं इधर निकल जाता। तो इसमें मस्त प्लास्टिसिटी है एक नंबर की, तो ये नहीं फटेगा, बढ़िया तरीके से ऐसे शेप में बन जाएगा। इस गुण को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब फेलियर नहीं होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और लंबा भी खींच दोगे ना फिर भी नहीं फटेगा, मतलब डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी सब चीजें टारगेट बैच के अंदर तो मस्त पढ़ा देते हैं आपको, एकदम मस्त समझ में आ जाती है चीजें, ठीक। हमारी थोड़ी सीमा है, हमको ज्यादा इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। लाइम क्या, लेस देन 10%, क्या करता है, फ्यूजन में करता है। फ्यूजन मतलब
बंध बनाने में, ठीक है, जोड़ने का काम करता है ये सिलिका को और जो और आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक प्रकार का बॉन्डिंग मटेरियल है लाइन यहाँ पे। आयरन ऑक्साइड क्या है, 5 से 6% होता है। इम्पार्ट रेडिश कलर, जो आप कलर देखते हैं ना बढ़िया लाल कलर का हो जाता है, वो यही आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। और ये मैग्नीशिया लेस देन 1% होता है, अगर ज्यादा हो गया तो ब्रिक को डिस्टॉर्ट भी कर देता है, इधर उधर मोड़ देता है आपका, ठीक है। ये होता है अपना मैग्नीशिया। तो ये सारे हैं। अब इसमें पूछा जाता है ब्रिक का कलर किसकी वजह से होता है, बताएंगे भाई साहब, आयरन ऑक्साइड। परसेंटेज 5 से 6%। जो रेडिश कलर होता है, रेडिश मतलब मूली कलर, गाजर कलर जो होता है, वो किसके कारण होता है आपका, ये ठीक है, ये रेडी आपका है आयरन ऑक्साइड। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसी पर डिपेंड कर रहा है, ओके। और लाइम, लाइम क्या करता है, बॉन्डिंग। लाइम मतलब लाइम का तो भूल ही जानते हो, बॉन्डिंग का काम है, ठीक है, जोड़ने उड़ने का। पहले की जो बिल्डिंग्स होती थी पुराने जमाने में, वो लाइम से बनाई जाती थी, पता है आप लोग को, पत्थरों को आपस में लाइम का मोर्टार यूज किया जाता था। तो लाइम का काम हो गया बॉन्डिंग वाला, तो यहाँ भी बॉन्डिंग करेगा। एल्यूमिना प्लास्टिसिटी और सिलिका आपका मेंटेन सेफ साइज और प्रिवेंट सिंकेज। अब पूछ लो कि सब कुछ भी पूछ लो, बनेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है, समझ में आ गया, ब्रिक के इंग्रेडिएंट समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब इतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट एक बार इनका आइडिया लेंगे, दैट्स इट। बेस्ट ब्रिक क्वालिटी के आधार पर, देखो ब्रिक में 3 क्वालिटी की होती है, जैसे 3 क्वालिटी के इंसान होते हैं, बोलते हैं ना, वो तो फर्स्ट क्लास इंसान है, थर्ड क्लास इंसान है, या सेकंड क्लास इंसान है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक, इनकी कुछ कुछ क्वालिटी है। अभी किस क्वालिटी के आधार पर इनको फर्स्ट क्लास बोला गया, सेकंड बोला गया और थर्ड बोला गया, ये इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है। ब्रिक के यूज के आधार पर, फेसिंग ब्रिक जो सामने यूज की जाती है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्रिक, ऐसी ब्रिक जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट कर लेती है, जैसे कि कहाँ यूज करते हैं इनको यूज कर लेते हैं अपन भट्टियों में, ठीक है। जो भट्टियां बनाई जाती है ना, गर्म मतलब जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ऐसी भट्टियां बनाई जाती है, उनमें जो ब्रिक यूज की जाती है उनको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्रिक बोलते हैं। एसिड रेजिस्टिंग ब्रिक, कोई मान लेते हैं केमिकल की भट्टी है, कोई केमिकल का स्टोर है जहाँ पे एसिड वगैरह पड़ता रहता है, ठीक है, उनको बोलते हैं एसी। वहां पे जो ब्रिक यूज की जाती है वो एसिड रेजिस्टिंग ब्रिक कहलाती है। लाइट वेट क्ले ब्रिक, जिनके जो बहुत हल्के होते हैं वजन में, वो लाइट वेट क्ले हो गए। इंजीनियरिंग ब्रिक्स जो अपन इंजीनियरिंग पर्पज में वर्क में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक्स होती है, ये इंजीनियरिंग ब्रिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक, ये कंपोजिशन के आधार पर कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक, कॉमन मतलब जो नॉर्मल तरीके से बर्न की गई हो, ठीक है, वैसे ब्रिक। फायर क्ले, फायर का मतलब ये, फायर का मतलब क्या होता है, फायर का मतलब होता है कि आपका गर्म हवाओं के द्वारा, इसे इसको तो कॉमन मतलब सन की, सूरज की कृपा से जो ब्रिक सूख गया है, ठीक है, सूरज की तपती धूप से जो वो ना कॉमन हो गया है। फ्लाई फायर क्ली मतलब उसमें गर्म हवाएं भेजी जाए, उसमें से वो ड्राई हो, प्रोसेस हो। मतलब जैसे आपने ब्रिक बनाई, अब उसको सुखाना है तो उसमें से आप गर्म हवाएं से गुजार दो, तो जितना मॉइस्चर वो सब उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो एक ये प्रोसेस से ब्रिक बनती है, उसको फायर क्ले बोलते हैं। एक होता है फ्लाई एश क्ले ब्रिक। फ्लाई एश का मतलब होता है, फ्लाई एश आपने सुना है, आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखी होंगी, किसकी, कोल माइंस की, जहां पे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जहां पे बिजली बनाई जाती है। बिजली में बनाने के लिए, अब बिजली बनाने का प्रोसेस समझना होगा। देखो बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है कोयले का। क्यों यूज किया जाता है कोयले का, यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कोयले से बहुत ज्यादा आग उत्पन्न की जाती है, और पाइप के अंदर पानी भरा रहता है, उस पाइप को गर्म किया जाता है तो पानी वाष्प बन जाता है, सॉरी भाप बन जाता है। भाप को मतलब स्ट्रीम को एक बहुत छोटी सुरंग से गुजारते हैं। लाइक मान लो ऐसा ऐसा आपका क्या बना है, ऐसा ऐसा आपका पानी भरा हुआ है इस पाइप में, और यहाँ से बहुत तेज गर्म कर करके इस पाइप को, पानी को क्या बना देंगे, स्ट्रीम बना देंगे, और छोटी सी सुरंग से, सा सुरंग से एकदम स्ट्रीम गुजारेंगे, और इस स्ट्रीम को ऐसे ऐसे करके आपकी वो लगे रहते हैं टरबाइंस, टरबाइंस में जाकर के स्ट्रीम पड़ती है टरबाइंस के ब्लेड में, और स्ट्रीम बहुत, ये जो आपका टरबाइन बहुत तेज घूमता है, और बहुत तेज घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से आपका क्या बनता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बिजली बनने का। तो अब जो ये आपका बिजली बनने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने जो ये राख, ये कोयला जलाया तो इससे राख बनी होगी लास्ट में, तो उस राख को क्या करें भाई, इतना सारा डेली बिजली बनने, इतने सारे राख निकल रहे हैं जिसको अपन फ्लाई एश बोलते हैं, तो क्या करते हैं ना, इस राख को भर के ऐसे पीछे देखे होंगे आप कभी भी, अगर पावर प्लांट गए तो इसके पीछे पर हमेशा जो ट्रक लगे रहते हैं, और ये जो राख भर भर के ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये बड़ी बड़ी ब्रिक इंडस्ट्री के अंदर ले जाते हैं, और वहां पर हम जो सिविल इंजीनियर है इसके ईंटें बना देते हैं और उसका घर बना देते हैं। ये लो, आप उसी कोयले से आपने अपना घर उजाला किया, और बचा जो बाई प्रोडक्ट उससे हमने आपका घर बना दिया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्लाई एश ब्रिक। सैंड लाइम ब्रिक्स क्या होती है, जिसमें सैंड और चूने को मिला करके ब्रिक बनाई जाती है। कंक्रीट ब्रिक्स, जो कंक्रीट की ब्रिक मतलब कंक्रीट को उसी शेप में ढाल करके, ये कंक्रीट ब्रिक होती है। आइडिया रखना है, सिंपल सी बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पहली होती है सन ड्राइड ब्रिक, जो सन की रोशनी में सूख जाए। फायर ड्राइड ब्रिक, जो वही मैंने बताया ना, वो गर्म हवा वाला वही है, ठीक है, फायर ड्राइड ब्रिक ये। तो इसी के अंदर भी आ गई चूंकि, पर ये वाला है ये, ठीक है, उसका मतलब यही है। सेब के कारण बात कर लेते हैं। बुल नोज ब्रिक, बुल नोज का मतलब क्या होता है,
बुल मतलब सांड, सांड का नोज कैसा होता है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है ना, तो आप इसके भी ना नोज को ऐसे मोड़ दीजिए। तो ये देखो ना, अभी ये वाला एकदम कड़क है, ये वाला देखो एकदम एकदम कोना इसमें मिल रहा है, इसमें देखो एकदम नोज इसका मुड़ गया, तो ऐसी ब्रिक को बोलते हैं बुल नोज ब्रिक। चैनल ब्रिक क्या होती है, देखो चैनल ब्रिक कुछ ऐसी होती है, ऐसे थोड़े से रहता है, इसमें चैनल बने होते हैं ऐसे ऐसे। नाली, चैनल मतलब क्या होता है, नाली, तो यहाँ पे देखो ना इसके सरफेस में थोड़ा सा चैनल टाइप में दिख रहा है, तो चैनल ब्रिक होती है। कार्बन ब्रिक क्या होती है, देखो आप बोलोगे चैनल और कार्बन में अंतर क्या है, देखो चैनल का मतलब इसकी एक सरफेस पे ऐसा है, कार्बन का मतलब इसकी दोनों सरफेस ऐसी होंगी, ये भी नीचे वाली मुड़ी होगी। अंदर समझ पा रहे हो, इसमें देखो इसका नीचे वाला एकदम स्ट्रेट है, तो ये चैनल है। कर्व में क्या है, दोनों साइड, ऊपर वाला सरफेस भी कर्व है, नीचे वाला भी कर्व, तो आपका कर्व ब्रिक। ठीक है। हॉलो ब्रिक क्या होती है, बीच में थोड़ा सा खोखला रहता है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा ऐसा खोखला रहता है, ये हॉलो ब्रिक हो गई। पेविंग ब्रिक क्या होती है, पेविंग मतलब देखते हो क्या होता है, आपने कभी अपने घरों के सामने या बहुत बड़े बड़े मतलब देखा ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेविंग ब्रिक को आप पार्किंग टाइल्स बोल सकते हो, पार्किंग टाइल्स आपने देखी है, ये की जनरली जो ब्रिक यूज की जाती है मतलब पार्किंग वगैरह पे यूज कर लेते हैं, ऐसा नीचे लगा देते हैं, थोड़ी डिजाइनर सुंदर दिखाई देती है, घर के सामने लगा देते हैं, वो सारी जो ब्रिक होती है ना, वो भी एक प्रकार की ब्रिक से होती है एक्चुअली में, जमा देते हैं एकदम ऐसे ऐसे खांचे खांचे में सेट कर देते हैं, लाल कलर जनरली आपने देखी होगी कुछ ऐसे करके, ये पेविंग ब्रिक्स होती हैं। परफोरेटेड ब्रिक क्या होती है, बहुत सारे छिद्रयुक्त ब्रिक ऐसे ऐसे, ये सारी परफोरेटेड ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, इनका अब इनका यूज क्या है बता दो भैया। ये परफोरेटेड ब्रिक वहां साउंड इंसुलेशन के लिए, लाइक आपका कमरा बहुत तेज मतलब गमक रहा है ना, और आप चाहते हो कि मैं एकदम साउंड इंसुलेटर बनाऊं, तो आप परफोरेटेड ब्रिक लगा दो, सारी ध्वनि पास हो जाएंगी, साउंड रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, रिटर्न नहीं आएगा मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं अपन तो गूंजती, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी साउंड गूंज रही है, तो ये परफोरेटेड ब्रिक के कारण, परफोरेटेड ब्रिक नहीं है इसलिए गूंज रही है, होती तो नहीं गूंजती। तो साउंड इंसुलेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। या कि लाइट वेट स्ट्रक्चर, मान लो आपको लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना है, हल्का बनाना है, तो भैया इसके अंदर छिद्र है तो हल्का हो गया, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, ये होती है थोड़ी सी प्रोसेस इनकी, इनके बारे में जस्ट आइडिया रखना है कौन सी क्या चीज होती है, बने क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं टेस्ट ऑन ब्रिक की। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं ब्रिक में, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो 4-5 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ये कैसे करते हैं, देखो क्या करते हैं, मान लीजिए ब्रिक है, समझ लीजिए थोड़ा सा, आइडिया तो सब कुछ होगा करेगा, मैं यहाँ पे टॉपिक टॉपिक लिखूंगा, समझा सारी चीज दूंगा। ये मान लेते हैं ब्रिक है, ब्रिक के अंदर ऐसे आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग, क्या बोलते हैं फ्रॉग। जब अपने को करना होता है ना क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो क्या करते हैं, इस फ्रॉग में 1:3 का मसाला मिलाते हैं, मोटार 1:3 का, 1 मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट, 3 पार्ट आपका सैंड, इनको परफेक्ट रेशियो में मिलाया, और मिलाने के बाद इसमें भर दिया, इस मोटार को फिल कर दिया, प्रॉपर पैक कर दिया, गड्ढा था ना, इसको पैक करेंगे, पहले पैक कर दिया और पानी में डुबा दिया 24 घंटे के लिए। मतलब पैक करने के कुछ टाइम बाद, तुरंत ही डुबाओगे तो मसाला बहना जाएगा, थोड़ी टाइम बाद, मतलब 9 कितने घंटे, 12 घंटे के बाद। ठीक है, इसको डुबा दिया, ठीक है डुबा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे अपन सीटीएम में, किसके में, सीटीएम में, कंप्रेसिव टेस्ट मशीन के अंदर। ठीक है, कंप्रेसिव टेस्ट मशीन के अंदर, और इसको नीचे से ब्रिक रख दिया। कंप्रेसिव टेस्ट मशीन में एक ऐसा पिस्टन होता है ऐसे, और यहाँ पे इसको रख दिया, अब इसको दबाएंगे ऐसे, ये नीचे आएगा ढर ऐसे करके, दबाएंगे इसको, देखते हैं और दबाते जाते हैं, और इसमें एक ऐसा मीटर लगा रहता है जो बताता है कि अभी कितना क्रश किया। जैसे इसमें दबाएंगे कि यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगी, अभी 10 हुआ है, थोड़ा और बढ़ाओ, जब तक ये नहीं टूटता, दबाते जिस पॉइंट पर टूट जाए वहीं पर रोक देना है, और वहां पे कितना ये रीडिंग बता रहा है वो नोट कर लेना है। तो अगर ये वैल्यू 10.5 है, अगर ये वैल्यू 10.5 है, 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो जो यहाँ पे आपने ब्रिक यूज करी है, ये आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है। क्या है ये, फर्स्ट क्लास ब्रिक है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझा दी, इस तरीके से क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ओके, ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब आपका ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करते, 2 प्रकार का टेस्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसके लिए मैं नीचे बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स या एफ्लोरेंस। देखो क्या होता है ना, आपके ब्रिक के अंदर कुछ सॉल्ट हो सकते हैं, सॉल्ट मतलब जैसे Na2O, क्षारीय पदार्थ। सॉल्ट्स का मतलब यहाँ पे नमक नहीं, हम हाँ नमक भी बोल सकते हैं, उसका भी स्वाद क्षारीय होता है, बट यहाँ पे अपन इसको Na2O के टर्म्स में देखेंगे, Na2O या K2O, जिनके गुण क्षारीय होते हैं, जिनके धात्विक क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये Na2O, K2O, ये सारे पदार्थ हो सकते हैं उसके अंदर उपस्थित। तो ये क्या करते हैं, बहुत गंदा प्रभाव देते हैं यार। बोले इससे होगा क्या, होता ही है एक्चुअली में कि ये जब मान लीजिए बरसात में आपके ब्रिक है ना, इनके अंदर पानी पड़ेगा तो इनके अंदर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, और बहुत गंदा दिखता है वो। स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है, बट बहुत गंदा दिखता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये किसके कारण आता है, ये क्षारीय पदार्थों के कारण। क्या बोलते हैं इनको, इस गुण को बोलते हैं इफ्लोरेंस,
याद रखिएगा एफ्लोरेंस, क्या बोलते हैं, एफ्लोरेंस। ओके, इस गुण को बोलते हैं अपन एफ्लोरेंस। तो अब इसको चेक करने का भी एक नियम है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको चेक कैसे करते हैं, देखो चेक करने का एक नियम है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। चेक करने का नियम है कि एक डिस्क लेते हैं, ये डिस्क की साइज पूछ सकता है 180 बाई 180, रेक्टेंगल साइज है इसके, ऐसे है रेक्टेंगल साइज, ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल साइज। यार आप टारगेट बेस्ड में ना, फिर हम बताएंगे आपको क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, ठीक है। ऐसी चीजें पर याद हो जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग एकदम रटा देंगे आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं डिस्क है, ये 180 है, 180 ये है, और हाइट इसकी होती है 40, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, ये 180, ये 180 और ये 40। अब इसके अंदर आपको कितना पानी भरना है पता है? पानी भर दीजिए इसके अंदर, आप पानी भर दीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पानी कितना भरना है आपको? ठीक है, 25 सेंटीमीटर पानी भर दीजिए, 25 सेंटीमीटर, इधर भी इधर ऐसे करके, ठीक है। पूरा ऐसे पानी भर देंगे 25 सेंटीमीटर तक, कितने हाइट तक? 25 तक। ओके, 25 तक पानी भर देंगे और इसमें ब्रिक को डुबो देंगे ऐसे। अब फिर निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर पता है क्या, हल्के हल्के अगर ये सोल्यूबल मैटर होंगे तो हल्के हल्के दाग धब्बे पड़ जाएंगे। अब इस दाग धब्बों के आधार पर कुछ कैटेगरी डिसाइड करते हैं, जैसे नील, फिर नील के बाद मतलब बिल्कुल भी अगर दाग धब्बे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मटेरियल उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नील बोल देते हैं उसको। थोड़ी बहुत है तो स्लाइट बोल देंगे, थोड़ी बहुत एक दो ठो है, थोड़ा और ज्यादा है तो मॉडरेट बोल देंगे, ठीक है। मान लो थोड़ी और ज्यादा है, मतलब थोड़ी और ज्यादा है तो उसको सीवियर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सीवियर। बहुत ज्यादा है तो वेरी सीवियर बोल देंगे, वेरी सीवियर बोल देंगे। इसके आधार पर ये एफ्लोरेंस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, शेप साइज टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस तो आपको अपने नाखून से, ठीक है, आपको नाखून नाखून होते हैं ना, नाखून से खरोच के देखना है, अगर खरोच लग जाए तो वहीं से फिर पता चल जाता है हार्डनेस है। यदि दूसरे तरीके से कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, हार्डनेस तो ऐसे चेक करते हैं, खरोच लगाते हैं, खरोच नेल से अपन चेक करते हैं, अदरवाइज हाँ ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। फिर क्या, शेप साइज, शेप साइज देख लिया, परफेक्ट शेप साइज होनी चाहिए, कितने का, स्टैंडर्ड 19/9 × 9 का, ओके। साउंडनेस, हाँ साउंडनेस, मेटालिक साउंड आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, मेटालिक साउंड, कैसा आना चाहिए, मेटालिक, मेटालिक मतलब मेटालिक रिंगिंग साउंड। ये पूछता है कैसा साउंड आना चाहिए, मेटालिक रिंगिंग, मेटालिक रिंगिंग। मेटालिक रिंगिंग मतलब कभी घंटी की आवाज सुनिए टन बजती है, क्यों, क्योंकि वो मेटल है, जब मेटल से मेटल टकराता है तो रिंग, रिंग मतलब घंटी होती है, तो ऐसे बजाते टन ऐसे करके। तो जब आप ब्रिक से ब्रिक को टकराओ तो आवाज कैसे आनी चाहिए, एकदम टन की आवाज, तो वो समझ लीजिएगा कि वो आपका मेटालिक साउंड है। कभी मान लीजिए ब्रिक सेट्स करने गए आप फील्ड में, तो 2 ब्रिक उठाइएगा और टकराइएगा, टक से अगर आवाज आए, ठीक है। अगर उसके अंदर मान लो अच्छे तरह से, मान लो अच्छे तरीके से वो आपका बर्न नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से डन नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छे तरीके से वो बर्न नहीं हुआ है, तो उसके अंदर वो मेटालिक साउंड नहीं आएगी, ठीक है, मेटालिक साउंड नहीं आएगी, ओके। तो आपको चेक करना है, चेक करते समय ऐसे 2 ब्रिक उठा के टकराना है, अगर आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो फिर समझ जाइए कि ब्रिक खराब है आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्ट ये भी कर लेते हैं, ठीक है, उसका देख लेते हैं शेप साइज परफेक्ट है कि नहीं, इधर उधर मुड़ा उड़ा तो नहीं है। कलर टेस्ट, हाँ कलर क्या होना चाहिए, कलर पूछता है रेड चेरी कॉपर कलर, रेड चेरी कॉपर, रेड चेरी कॉपर कलर, रेड चेरी कॉपर कलर एकदम लाल तक होना चाहिए, ठीक है, रेड चेरी कॉपर कलर। तो ये चीजें आपको ना याद रखनी है, जैसे कलर पूछ लिया रेड चेरी कॉपर कलर, साउंडनेस मेटेलिक रिंगिंग साउंड, शेप साइज परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज के जो है, हार्डनेस नाखून से स्क्रैच करने पर दाग दाग नहीं आने चाहिए, ठीक है, मतलब खरोच नहीं पड़ना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, तो इफ्लोरेंस में देख लिया कि Na2O के कारण दाग धब्बे नहीं पड़ने चाहिए, अगर पड़ गए तो इससे पूछ सकता है कि मान लेते हैं, ऐसा मानिए कि ऐसा पूछ सकता है आपसे कि बताइए मिस्टर कुछ भी आपका नाम, लाइक आपका नाम नवीन है, मिस्टर नवीन, अगर आपके ब्रिक के अंदर थोड़े बहुत दाग धब्बे प्रेजेंट हैं तो उसमें आपको किस कैटेगरी में आप रखेंगे, उस गुण को क्या बोलेंगे और उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे सब, उसको हम बोलेंगे फ्लोरेंस, और उसको हम रख सकते हैं अगर थोड़े बहुत दाग धब्बे तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्लाइटली, उसको स्लाइटली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है आपका, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट मैंने आपको समझाना है अभी आगे, और क्रशिंग स्ट्रेंथ तो मैंने समझा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वही जो पहला वाला था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझ लिया ना। अब देखिए जो ब्रिक की क्लास है ना, उनके क्लास के आधार पर ये जो गुण होते हैं ना, इन्हीं के आधार पर क्लास डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो जिनके गुण अच्छे होते हैं उनको फर्स्ट क्लास में बोलते हैं ना, इंसान जो अच्छे गुण वाला है उसको एक फर्स्ट क्लास में, जो क्वालिटी खराब है थर्ड क्लास में रख देते हैं, वैसे ही फर्स्ट क्लास। अगर स्ट्रेंथ ब्रिक की 105 kg/cm² है तो उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक कहेंगे। 105 को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 का भाग देते जाइएगा, 10.5 न्यूटन पर mm²,
10 का सीधा सा भाग दे देना है, ठीक है। तो न्यूटन में कभी भी पूछ लेता है 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेकेंड क्लास ब्रिक की बात करूं तो इसको अपन लिख सकते हैं 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की बात करूं तो जैसे 35 हो गया। सन ड्राइड ब्रिक की तो 15 से 25 होती है। फ्लाई एस हाँ ये पूछता है क्योंकि इसका इसमें बहुत ज्यादा यूज चल रहा है फ्लाई एस का। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 90 से 100 होती है, मींस कहने का कि 9 से लेकर के 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला चलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन दो तरीके से करते हैं। 24 घंटे इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर, पहले क्या करते हैं पानी के अंदर ले जाकर 24 घंटे डुबा देते हैं ब्रिक को, डुबा दो, कितना पानी सोखता है सोखने दो। फिर क्या करो, फिर इसके काम करो, इसका वजन ले लो। फिर क्या करो, फिर इसको जाने दो, इसको गर्म करो, इसको ले जाओ ओवन ड्राइड कर दो। क्या कर दो, ओवन ड्राइड। फिर इसके ड्राई वाले का वजन ले लो, तो ये गीले वाले का वजन माइनस ड्राई वाले का वजन, ठीक है। गीले वाले का वजन माइनस ड्राई वाले का वजन, तो पता चल गया ना, आउट ऑफ ड्राई वाले का वजन। यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा कितना पानी ये सोखता है, कितना पानी सोखता है। तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 5 आवर्स बॉइलिंग, पानी को ले जाइए, ब्रिक को ले जाइए, पानी के अंदर रखिए, पानी के अंदर रखा ब्रिक को और इसमें पानी भर दिया और इसको 5 घंटे तक गर्म करते रहो, 5 घंटे तक गर्म करते रहो। गर्म करने के बाद जितना पानी इसने सोख लिया इसका वजन ले लो। वजन लेने के बाद क्या करना है, इसको फिर से ओवन ड्राइड कर दो। ओवन ड्राइड करने के बाद ड्राई का वजन ले लो। ड्राई का वजन लेने के बाद गीले का वजन माइनस ड्राई का वजन बटेगा ड्राई का वजन। सिंपल सी बात है, गीले का वजन माइनस ड्राई का वजन बटे ड्राई का वजन, ठीक है। तो ऐसा करके 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट। ये दो तरीके हैं। अब इतना डेप्थ में तो नहीं पूछे, कभी कभी मान पूछ दिया चलो बताओ, तो प्रोसेस पता होनी चाहिए। पढ़ा सब में है ये चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं, एक बार रिवाइज हो जाएंगी चीजें। लेक्चर को सुन लो ध्यान से, पीडीएफ मिल जाएगा, रिवाइज कर लेना, बन जाएगा काम, सेट हो जाओगे, ठीक है। ऐसे करके निकालते देखो, डिफरेंस इन वेट आउट ऑफ ओरिजिनल वेट इनटू 100, ठीक है। W1 क्या है आपका, ये आपका इमर्स्ड वाटर, ठीक है। जो इमर्स्ड वाटर है ना, इमर्स्ड मतलब इमर्स्ड ब्रिक बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। मतलब आफ्टर, मान लीजिए आपने क्या किया, पानी के अंदर डुबा के रखा 24 घंटे, फिर आपने निकाला तो ये वाला वेट है। आफ्टर ओवन ड्राइंग ये वाला वेट है और ये वाला आपको ओवन ड्राइंग वेट, ठीक है। तो ये आपका इंटू 100, इस तरीके से परसेंटेज बता सकते हैं कितने परसेंट है। तो अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो वो 20% से अधिक पानी नहीं सोखना, ये पूछेगा, ये पूछेगा 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए। सेकंड शुड नॉट बी मोर देन 22 एंड थर्ड शुड नॉट बी मोर देन 25%। सेकंड क्लास ब्रिक आपका 22% से अधिक नहीं सोखना चाहिए एंड थर्ड क्लास ब्रिक शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। ओके, याद रखनी है वैल्यू, बिल्कुल याद रखिएगा साहब, पूछेगा, बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। अगला पॉइंट है आपका डिफेक्ट इन ब्रिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, सब कुछ तो पढ़ा दिया सब। डिफेक्ट कौन कौन से उत्पन्न होते हैं ब्रिक के अंदर, ठीक है। एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, किस केस में, ठीक है। देखते हैं, पहला है आपका ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक, अगर आपने ब्रिक को बहुत ज्यादा पका दिया या बहुत ज्यादा बर्न कर दिया किल्न के अंदर, ठीक है, अनकंट्रोल्ड किल्न थी आपकी, टेम्परेचर आप कंट्रोल कर नहीं पाए, बहुत ज्यादा पक गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सिलिका है ना, आपने पढ़ा सिलिका 50 से 60% था, याद करिए इंग्रेडिएंट्स के अंदर 50 से 60% सिलिका, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और ब्रिक आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, इधर उधर मुड़ जाएगा। देखते हैं कोई कोई ब्रिक क्या होती है, ऐसे बनाते तो आप ऐसा इसको, पर जब भट्टी से निकलती फिर ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पिघल उगल जाती है ना, तो इसी कारण होता है, सिलिका उसका मेल्ट हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, सिलिका मेल्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है अंडर बर्न ब्रिक। कुछ ब्रिक ऐसी, एक तो बहुत ज्यादा पक गई, दूसरी कुछ पकी ही नहीं, देख ऐसी काली कट उल्टी से रह जाती है, एकदम लाल नहीं होती, इधर के थोड़ा सा ऐसा काला रह गया। चलो इसमें थोड़ी अच्छी से बना देता हूँ, दिखे अच्छा थोड़ा सा, ठीक है। मान लो ये आपकी ब्रिक है, लाल ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी लाल होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ ना, इस तरीके से क्या हुआ, इधर धुआं लग गया, पक नहीं पाया, इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर थोड़ा ऐसे हो जाएगा। चलो तुमको मैं 3D दिखाता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, ये लाइक आपकी ब्रिक है, ये आपकी ब्रिक है, ठीक है। ये आपकी मान लेता हूँ ब्रिक है, ओके। ये आपकी मान लेता हूँ क्या है, ब्रिक है, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसका कुछ ऐसा सरफेस यहाँ पे ऐसे रह गया, यहाँ पे ऐसे कुछ दाग धब्बे बन गए, यहाँ पे कुछ ऐसा रह गया, ऐसा काला काला सा। तो ये जो क्या होते हैं ना, ये अंडर बर्न की ब्रिक की निशानी, मतलब पूरी तरह से पका नहीं है, तो इसकी उतनी स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाई होगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा केस है अंडर बर्न ब्रिक का, ओके। तीसरी बात कर लेता हूँ ब्लोटिंग। हाँ ये पूछता है कि ये ब्लोटिंग होती क्या है यार, पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो ड्यू टू कार्बोनेशियस मैटर, देखिए मान लेता हूँ आपके ब्रिक के अंदर, मटेरियल के अंदर जो आपने मटेरियल यूज किया है, लाइक आपने सॉइल से बनाया ना, तो सॉइल के अंदर आपके कार्बोनेशियस मैटर प्रेजेंट थे। क्या है ये, कार्बोनेशियस मैटर, कार्बन के कुछ पदार्थ, हिंदी में बोले तो इसको क्या,
कार्बन के कुछ पदार्थ, कार्बोनेशियस मैटर, कुछ पदार्थ, कार्बन के कुछ पदार्थ उपस्थित रह गए थे, ठीक है, रह गए थे। तो जब ये ब्रिक क्या करेंगे आप, जब इसको आप बर्न करेंगे तो कार्बोनेशियस मैटर उसकी सरफेस पे आ जाकर बहुत गंदा गंदा धब्बा बना देते हैं। क्या गंदा गंदा क्या बोलते हैं इसको, धब्बा, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं यहाँ पे धब्बा, ठीक है, एक धब्बा बना देते हैं। कहाँ पे, उसकी सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पर, उसकी सरफेस पर गंदा सा धब्बा बना देते हैं। इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग। किसके कारण होता है, पूछ देंगे ब्लोटिंग किसके कारण आती है, कार्बोनेशियस मैटर के कारण, कार्बन युक्त पदार्थों के कारण, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना ब्लैक कोर। ये ब्लैक कोर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ बिटुमिन मैटर और कार्बन कंटेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि जो आपकी ब्रिक है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाई, तो उसके बीच में जैसे आपकी ब्रिक ऐसे होती है ना, ऐसे ब्रिक होती है, ऐसे ब्रिक होती है, तो ब्रिक को आप अगर तोड़ोगे ना बीच से, ऐसे काटोगे, मान लेता हूँ क्या किया आपने, ऐसे हमारा खट्टे से ऐसे तोड़ दिया। अब ब्रिक का मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये ब्रिक का मैं लेता हूँ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये ब्रिक का आपका क्रॉस सेक्शन है, ये ब्रिक बचा आपका, और इधर वाली ब्रिक आपकी ये है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया ये, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, ये मान लेता हूँ इधर वाली ब्रिक है ये, ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी ये वाली ब्रिक, ठीक है। तो ये मान लेते ब्रिक का ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला आपने यहाँ से तोड़ दिया ना, तो यहाँ पास इसकी एकदम ऐसे ब्लैक कोर बीच में, एकदम बीच में काला काला हो जाएगा, हल्ले बीच में काला काला, बाहर से तो एकदम चमाचम दिख रहा है रेड कलर का, बीच में काला रह जाए, समझ रहे हो, अंदरूनी कालापन आ जाए, उसको बोलते हैं ब्लैक कोर। कोर में इसके ब्लैक आ जाए। किसके कारण होता है ये ड्यू टू होता है इम्प्रॉपर बिटुमिन मैटर। बिटुमिन मतलब कोई, बिटुमिन मतलब समझते हैं, बिटवीन मतलब क्या होता है, बिटवीन मतलब ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ, बिटवीनस पदार्थ समझते हैं, बिटवीन मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, यार देखते हो रोड वगैरह बनाई जाती है बिटवीन की, ठीक है, रोड वगैरह जो आपकी बिटवीन बनती है, एक काला पदार्थ होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है एक्चुअली, किसी पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है आपका बिटवीन, ठीक है। तो अगर इन सब के प्रेजेंस के कारण, इन सब के प्रेजेंस के कारण ये बीच में आपका, बीच में एक काला मैटर, एक काला पदार्थ रह जाए, ठीक है, ये आपका बीच में काला पदार्थ रह जाए, तो उसको बोलते हैं ब्लैक कोर। और यह होता किसके कारण है, बिटुमिन के कारण, या कोई कार्बन मटेरियल उसके अंदर रह जाए उसके कारण, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछता है, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, क्योंकि बीच में नहीं पका ना, ये काला मतलब नहीं पक पाया, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, हमको तो बराबर स्ट्रेंथ चाहिए ना, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए मिनिमम, ठीक है, ये हमको चाहिए होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। तो अगर इतनी नहीं हो पाई तो मतलब वो फिर ब्रिक खराब है आपका। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला डिफेक्ट इफ्लोरेंसेस। क्या है, इफ्लोरेंसेस ड्यू टू एल्केलीज, ड्यू टू एल्केलीज, एल्केलीज मैंने बताया कौन कौन सी, क्षारी, एल्केलीज मतलब क्षारी, क्षारी, ठीक है, Na2O, K2O एटसेट्रा, और भी ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इनके कारण व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, व्हाइट व्हाइट धब्बे बन जाएंगे, सफेद धब्बे बहुत खराब दिखाई देते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ तो ठीक है, बट क्या है कि वो खराब दिखाई देते हैं यार, दिखते में अच्छे नहीं होते, ठीक है, दिखने में अच्छे नहीं होते, इसलिए इसको अपन नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है, अलाउ नहीं करते हैं। तो किसके कारण आते हैं, Na2O कारण। इसी के अंदर मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया, एक तो आपका नील का, अगर बिल्कुल धब्बे नहीं है पानी के अंदर रख दीजिए, डिस्क की साइज याद रखिएगा 180 बाई 180 बाई 40 का 25 सेंटीमीटर पानी भरना है, पूछा जाता है। तो नील हो गया, लाइक आपका नील के बाद क्या आता है, नील के बाद मान लेता हूँ स्लाइट आ गया, ऐसा पता है ना, नील स्लाइट, फिर आपका मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो अगर थोड़ी बहुत है धब्बे तो नील है, थोड़ी ज्यादा है तो स्लाइट है, मतलब थोड़ी बहुत है, मतलब बिल्कुल नहीं तो नील है, थोड़ी बहुत है तो स्लाइट है, थोड़ी ज्यादा है तो मॉडरेट है, लगभग अच्छे खासे हैं तो फिर सीवियर है, बहुत ज्यादा है तो वेरी सीवियर है, ऐसा है इसका क्राइटेरिया। ये हो गया आपका इफ्लोरेंसेस। बात करते हैं चप्स की, ये बहुत पूछा जाता है चप्स। मान लेते हैं ब्रिक एकदम आपकी गर्म है, तुरंत गर्म है, एकदम रक्त तप्त ब्रिक है, जस्ट भट्टी से निकालिए, निकालिए एकदम लाल लाल ब्रिक, ठीक है, लाल ब्रिक एकदम। अब इसमें क्या किया आपने, ठीक है, ऐसे ब्रेक मत बनाना आप लोग, ठीक है, जैसे मैं बना देता हूँ, ऐसे ब्रेक नहीं बनाना, ठीक है, आप इंजीनियर हो भाई, ऐसे ब्रेक अलाउ मत कराना, भैया ने तो ऐसे पढ़ाया था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, भैया यहाँ पे समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम परफेक्ट साइज का होना चाहिए, 19x9 परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, तो ये अलाउ करना आप लोग वहां पे ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे ब्रिक मान लेता हूँ, इस एकदम रक्त तप्त ब्रिक है ये, एकदम तुरंत आपने निकाली है और इसके अंदर अपने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तुरंत पानी पड़ा यहाँ पे, क्या पड़ा, वाटर, वाटर डाल दिए, तो एकदम गर्म चीज अगर आप पानी डाल दोगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है, इसका शेप साइज में हो जाएगा, ये थोड़ा सा लटक जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
ऐसे ब्रिक बन जाएगा, लटक फटक जाएगी, इधर उधर मुड़ जाएगा। तो इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं इसकी क्या, चप्स। हीटेड ब्रिक के अंदर अगर पानी पड़ जाता है, अब ये पानी आप तो डालने नहीं जाओगे, मान लो एकदम भट्टी है, भट्टी खुली हुई है, बारिश हो गई, उसी टाइम पे बारिश हो गई, तो बहुत सारे जिन ब्रिक के ऊपर पड़ेगी ना गर्म ब्रिक के अंदर, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो संरचना से इधर उधर उनकी बैंड हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन चप्स। क्या बोलते हैं, चप्स। ओके, सो फाइनली आई थिंक ये आपका चैप्टर हो गया, हाँ ब्रिक का चैप्टर हो गया। अब ब्रिक से आपसे और कोई क्वेश्चन तो आई थिंक इंटरव्यू के अंदर बनते नहीं है, ठीक है, जो बनते थे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। आपको आपके ऐप के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगी एक्चुअली ऐप के अंदर, तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन एक देखिए, मेरा टारगेट ये रहेगा बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल। इट्स रीजन ये है इसका, क्योंकि बिल्डिंग जो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, दो ही तीन चीज इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है। बिल्डिंग का सारे कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका थोड़े बहुत अपने को पढ़ने हैं क्यूएससी के अच्छे से कॉन्सेप्ट, उनको थोड़े से डिटेल में पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा मैं आपको इन्वायरो के अच्छे से कॉन्सेप्ट। तो जो 3 4 5 सब्जेक्ट है ना, जो कोर सब्जेक्ट है, जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। बाकी तो मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दूंगा, उनको पढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप यहाँ से पढ़ भी लोगे और किसी एग्जाम पे भी जाओगे ना, कुछ भी करो, कुल मिला करके अगर एक बार इनको पढ़ लोगे ना, तो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला ये ज्ञान, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। क्वालिटी पर कमी नहीं मिलेगी, और क्वेश्चन तो बाहर जाने ही नहीं, ठीक है। तो आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना माय डियर, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना सिविल का, तो मैं इतने बेसिक समझाऊंगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, और सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने इसमें चीजें लिखी हैं, इसको एट इट प्रिंट कर लेता हूँ, ताकि जो चीजें हैं पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाए, सो आप इन चीजों को इस तरीके से रिवाइज कर पाओ। ओके माय डियर, सो मैं इसको लगा देता हूँ प्रिंटिंग पे, और आज की क्लास अपन करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। ओके, आज की क्लास अपन यहीं पे करेंगे एंड, और मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज का अपना ये एपिसोड नंबर 3 था। ओके, एपिसोड नंबर 3 था ये, क्या अपना आईजीपी का कौन सा एपिसोड है, एपिसोड, ठीक है, डाल देता हूँ मैं एपिसोड 3, ठीक है, एपिसोड 3, और ये मैंने आपको कर दिया सेव, ठीक है। सो ये तो आपका पीडीएफ सेव हो गया, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ठीक, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। और अगर जो लोग अभी नया ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि आपके पास ऑफर है, अभी ऑफर का लाभ उठाइए, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, दोनों मिलेगा, आईजीपी भी मिलेगा, यहाँ तो मैं आपको प्यार से थोड़ी बहुत चीजें हल्की फुल्की इंटरव्यू के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब पढ़ाऊंगा सारी चीजें, बट उतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। टारगेट बैच के अंदर आइए ना, देखते हैं फिर सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एक क्वेश्चन छोड़ देना सब इंजीनियर में, फिर बोलना आप मेरे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके।